ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग भी फाइनल हो चुकी है। 29 दिसंबर को फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू मिलेंगे। इस मीटिंग से पहले इजराइल ने ईरान के एक सीक्रेट कमांडर को मार डाला है। यह ईरान की उस यूनिट 840 का कमांडर था जो मोसाद और सीआईए की तरह ऑपरेशन करती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इजराइल का मोसाद हेडक्वार्टर ईरान के टारगेट पर आ गया है। यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग से पहले इजराइल ने ईरान को झटका देने वाला बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। ट्रंप ने ईरान की शिकायत करने से पहले नेतन्याहू ने लेबनान में सीक्रेट स्ट्राइक का ऑर्डर दिया और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसकी गूंज ने तेहरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर में भी हड़कंप मचा दिया। सिर्फ 6 सेकंड का वीडियो है। चलती हुई कार में धमाका होता है और फिर गाड़ी रुक जाती है। फिर देखिए, इस चलती हुई कार से मिसाइल टकराती है, धमाका होता है और फिर सब कुछ खत्म। इसी कार में इजराइल ने अपने एक बड़े दुश्मन को खत्म करने का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की कुद्स फोर्स की यूनिट 840 के एक बड़े कमांडर को मार डाला है। कमांडर का नाम है हुसैन महमदू मरशद अल जौहरी, जो लेबनान की यूनिट 840 की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा था। लेबनान के अंसारिया इलाके में यह है मरशद अल जौहरी की वो कार जो इजराइल की मिसाइल का निशाना बनी है। इजराइल का दावा है कि हुसैन महमदू मरशद अल जौहरी को खत्म करके उसने एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है। यह हमला एक ऐसे नाजुक वक्त में हुआ है जब इजराइल और लेबनान का युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और ठीक इसी वक्त ईरान और इजराइल के बीच टक्कर का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लेबनान के अंदर ईरान के सीक्रेट कमांडर की हत्या ने अब तेहरान और तेल अवीव के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ईरान के ओवरसीज ऑपरेशन यानी विदेशों में उसके खुफिया मिशन को अंजाम देने वाली फोर्स को कुद्स कहा जाता है। इसी कुद्स फोर्स की यूनिट 840 ईरान की सबसे खतरनाक फोर्स में शामिल की जाती है। इसके ऑपरेशन की तुलना मोसाद और सीआईए के सीक्रेट ऑपरेशन से की जाती है। ईरान की यूनिट 840 के सबसे ज्यादा ऑपरेशन इजराइल में हुए, लेबनान और सीरिया में हुए और इराक के अलावा यूरोप में भी इसका मजबूत खुफिया नेटवर्क है। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के दौर में जब ईरान की यूनिट 840 को और मजबूत बनाया गया, तब इसके ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल को बहुत ज्यादा खटकने लगे थे। नेतन्याहू का दावा है कि यूनिट 840 लेबनान की जमीन पर इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रही थी और इसीलिए वक्त रहते इसके कमांडर हुसैन महमदू मरशद अल जौहरी का डेथ वारंट जारी कर दिया गया। यानी नेतन्याहू ईरान को लेकर कोई रहम नहीं करेंगे, उनके ऑपरेशन चलते रहेंगे, चाहे वो गाजा हो, लेबनान हो या फिर ईरान। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा बयान आया जिससे साफ हो गया कि ईरान इस वक्त युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कह दिया है कि उनका देश अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ युद्ध के दौर से गुजर रहा है। पजेश्कियान ने कहा कि ये देश ईरान को घुटनों पर देखना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर इजराइल और अमेरिका के अड्डों, दोनों टारगेट्स पर हमले के लिए तैयार है। ये वार्निंग ईरान से लगातार दी जा रही है। ईरान बार बार जून में हुए युद्ध की याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह के मिसाइल से हमला होगा। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उसे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उसका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा
कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर ही सरेंडर कर देगा। यानी 12 दिन नहीं, 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामेनेई का इरादा क्या है, और अगर ईरान पर हमला किया गया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसीलिए इजराइल में ईरान की मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने ईरान की मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ये ऐसा दावा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल ज्यादा रेंज की भी है, बड़े वॉरहेड से भी लैस है, और उसको रोकना पहले जैसे आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। पहले नेतन्याहू ने खुद दावा किया था, जो अब झूठा साबित हो रहा है। ईरान पर किए गए हमलों के दौरान इजराइल ने उसकी मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा किया था, लेकिन अब इजराइल में ही कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर बरकरार ही नहीं बल्कि आगे बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा। 13 जून 2025 को इजराइल की एयर स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी और फिर 24 जून को युद्ध विराम हुआ था, लेकिन दोनों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है और इसी को लेकर नेतन्याहू 29 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। हालांकि मुलाकात की वजह गाजा को बताया जा रहा है। I can share with you that the Prime Minister will meet with President Trump on Monday, December 29th. They will discuss the future steps and phases and the international stabilization force of the ceasefire plan. Let's remember how this ceasefire plan came to be. With the military pressure Prime Minister Netanyahu put on Hamas while our troops entered their stronghold of Gaza City, and the diplomatic pressure President Trump put on Hamas. This is why we are here. We cannot forget how we got here. The third phase of this plan will be focused on the de-radicalization of the Gaza Strip. जून में जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था, तब दुनिया ने ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को इजराइल के हमले में खत्म होते देखा। उसके जवाब में जब दुनिया ने ईरान की मिसाइलों को इजराइल पर गिरते देखा, उसी के बाद से परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत ठप हो गई थी। उससे पहले परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच 5 दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन फिर 13 जून को इजराइल के अटैक ने सब खत्म कर दिया। एक बार फिर कोशिश हो रही है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं दी जाएगी। Decided to address the President of the United States, would like to make it clear to the entire world that United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue. Direct and meaningful. We're not going to negotiate in public, of course, not here. We have been clear, however, about certain expectations for any arrangement. Foremost, there can be no enrichment inside of Iran, and that remains our principle. अमेरिका और इजराइल लगातार इल्जाम लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। जून में हुए युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी किया था, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी जिंदा है और इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप की क्रेडिबिलिटी यानी उनकी साख को हुआ है। ईरान अब कभी भी ट्रंप पर यकीन करने की गलती नहीं करेगा। I've worked for President Trump in 2 administrations now, and I can tell you, in both administrations, President Trump extended the hand of diplomacy to Iran. But instead of taking that hand of diplomacy, you continue to put your hand in the fire. Step away from the fire, sir, and take President Trump's hand of diplomacy. It's extended to you. ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगता है, लेकिन इजराइल के पास 90 से ज्यादा एटम बम हैं। ये दावा है SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और अमेरिका भी इसकी असलियत जानता है। ईरान और इजराइल का मोर्चा सिर्फ गाजा या लेबनान में नहीं खुला हुआ है।
एक नया फ्रंट अमेरिका तय करने जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना अमेरिका की मदद के इजराइल कुछ नहीं कर सकता। और यही वजह है कि ईरान फिर अपनी मिसाइल पावर दिखा रहा है। ईरान के मिसाइल पावर को लेकर इजराइल की वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने यहां युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को भी आजमाया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से ये युद्धाभ्यास किया है, उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी है और यही इसे इस बेहद खास समुद्री इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देती है। अब ईरान की नौसेना के कमांडर बता रहे हैं कि समुद्री इलाके पर दबदबा कायम रखने के लिए उसकी नई मिसाइल तैयार है। خلیج فارس برای اولین بار استفاده کردیم که برد آن به طول خلیج فارس. یعنی چقدر؟ یعنی به طول خلیج فارس. یعنی در واقع بیش از طول خلیج فارس. بیش از طول خلیج فارس. حالا برن تحقیق کنن چقدر خلیج فارس طوله. یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم. شما خلیج فارس 1375 کیلومتر بیش از طول خلیج فارس. ما این موشک رو الحمدلله در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم. این موشک قابلیت‌های منحصر به فردی داره، قادر هست بعد از شلیک فرمان پذیره، فرمان میده.